हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 13 अधिकार पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम सूचना का अधिकार आयोग देख रहे थे, जिसमें हमने एक छोटी सी किस्से के माध्यम से कि किस तरीके से एक महिला राशन कार्ड की किस तरीके से मांग करती और जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वो अपने अधिकारों या जो भी जानकारी है वो किस तरीके से प्राप्त करती है, इसकी जो प्रक्रिया उन्होंने किस तरीके से फॉर्म भर के उन्होंने जमा किया और उसके संबंधित उसके पास पत्र के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे इससे संबंधित और भी जानकारियाँ। तो चलिए हम आगे से संबंधित और जानकारी देखेंगे। इस तरह सूचना का अधिकार हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का अधिकार होता है, जो कि हमें प्राप्त हैं। वो हम किस तरीके से सूचना का अधिकार के अंतर्गत हम जो भी सुविधाएं दी गई हैं या उस सुविधाओं के अंतर्गत हम जो भी जानकारियां प्राप्त करते हैं वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के भी अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार हमें यह अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 में दिया है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया गया है। यह क्या है? केंद्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तरों पर क्या किया गया है? सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत हम दस्तावेजों व अभिलेखों का क्या करते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी जानकारी है या अभिलेख हैं उसका हम क्या है? जांच पड़ताल या उसके बारे में हम जान सकते हैं। तथा किसी संस्था से अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं, या फिर जिस संस्था में हम जो भी जानकारियाँ प्राप्त कर रही हैं उस संस्था के अंतर्गत हम जो भी जानकारी है वो प्रमाणित क्या है? प्रतिलिपि या फिर उसकी छाया प्रति हम ले सकते हैं। इसके अंतर्गत वीडियो कैसेट भी क्या किया जाता है? लिया जा सकता है। किसी संस्था द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में हम उस राज्य के सूचना आयोग को क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी संस्था के द्वारा हमें वो जानकारी जो हम चाहते हैं या जो प्राप्त करना चाहते हैं वो जानकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम उस राज्य के किसके पास? सूचना आयोग को हम उस राज्य के सूचना आयोग को हम क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं उससे संबंधित और जानकारियाँ। सूचना अधिकार में हमें चाहे गए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं या जो हमें जानकारी लेनी है उससे संबंधित क्या होती है? 30 दिनों के अंदर में जो जानकारी प्राप्त करना है उसके 30 दिनों के अंदर में और किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो क्या है? उस स्थिति में, अगर ये तो 30 दिन के अंतर्गत तो है ही, लेकिन और ये भी कहा गया कि किसी व्यक्ति के जीवन से या फिर स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे के भीतर दिए जाने का भी क्या है? प्रावधान है। ऐसी सुविधा भी हमने सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। अब आगे देखते हैं। जिस संस्था से सूचना चाही गई है, जिस संस्था से जो हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस संस्था या अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें प्रतिदिन क्या है? 250 रुपये या अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। अगर वो जिस संस्था के द्वारा हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं उस संस्था या फिर अधिकारी के द्वारा समय सीमा, जितनी समय प्रावधान है या दी गई है उसके अंतर्गत अगर उपलब्ध नहीं की जाने की स्थिति में हम प्रतिदिन कितना रुपये? 250 रुपये या अधिकतम कितना होगा? 25,000 रुपये तक का क्या कर सकते हैं? जुर्माना उससे लिया जा सकता है। सूचना के अधिकार से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता आई है और अब अभिलेखों के रखरखाव में सावधानी बरती जाती है। तो ये सूचना के अधिकार से क्या हुआ है? इससे कि सरकारी या फिर गैर सरकारी जो है उस संस्थाओं में भी पारदर्शिता आई है। मतलब किसी भी चीज़ को अब छुपाया नहीं जा सकता है, उसे सामने वाले व्यक्ति को बताना पड़ता है जब वो चाहता है या जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है उससे संबंधित उसे सारी जानकारी प्राप्त
प्रदान करनी होती है। तो उस स्थिति में अब क्या है, अभिलेखों की जो भी जानकारी है उसकी संबंधित रख रखाव में क्या बरती जाती है, सावधानी बरती जाती है, क्योंकि आए दिन कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है या कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाह सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सूचना के अधिकार का उपयोग हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अधिकारों की जो मांग है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक प्रारूप दिखाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या है, आवेदन का संभावित प्रारूप किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे आवेदक का नाम, फिर पूरा पता, उसकी अपनी जानकारी, दूरभाष संख्या यदि हो तो उस स्थिति में, फिर है आवेदन देने का नाम, कार्यालय का नाम, क्या चाहते हैं मतलब किससे संबंधित है, नकल, कार्य निरीक्षण, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित नमूना, फिर आगे है आवेदन के साथ जमा किया गया शुल्क, कितना उन्होंने जमा किया है वो, तो वो नगद के तौर पे, चालान के तौर पे, मनी ऑर्डर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प के तहत, ये किसी भी माध्यम से वो इस्तेमाल कर सकता है। फिर आगे है क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या नहीं, यदि हाँ तो बीपीएल सूची का क्रमांक उसे क्या करना पड़ता है, प्रदर्शित करना होगा, और साथ में क्या है, आवेदक के हस्ताक्षर भी करने होते हैं। तो इस तरीके से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस तरीके से फॉर्म भर करके वो अपने जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। अब आगे देखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये बाल अधिकार से संबंधित किस तरीके से जो आयोग है वो उसकी देखरेख करती है, उससे संबंधित। सोमारो एक बड़े होटल में काम करता है, मतलब यहाँ भी एक किस्से के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों ध्यान दीजिए बुक पर भी और समझने की कोशिश भी कीजिए। उस होटल का मालिक उससे अत्यधिक क्या करवाता था, काम करवाता था, और रोज़ सोमारो को होटल से 10 बजे रात को छुट्टी मिलती थी। एक दिन एक शिक्षक जब उस होटल के पास से रात में गुजर रहा था तो उन्होंने सोमारो को होटल से निकलते देखा। शिक्षक ने पूछा कि तुम इतनी रात तक यहाँ क्या कर रहे हो। सोमारो ने बताया वह यहाँ क्या करता है, काम करता है। शिक्षक ने पूछा वह यहाँ काम क्यों करता है, स्कूल नहीं जाता है। सोमारो ने बताया कि उसके माता पिता मजदूर हैं और उन्हें काम करने के बाद कम पैसे मिलता है, इससे उसके घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए उसे भी काम करना पड़ता है। मतलब जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है उन्हें, उसके लिए उन्हें क्या है, मजदूरी करनी पड़ती है। तो उनके माता पिता के साथ साथ उसे भी क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। हमारे समाज और पूरी दुनिया में खाने कमाने के साधनों जैसे जल, जंगल, भूमि, खनिज भंडार, कारखानों आदि का बंटवारा सही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर तथा कुछ लोग क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। ये हमारे जो समाज और क्या है दुनिया में किसी खाने और कमाने के साधन, जो भी साधन है, जैसे कि यहाँ पे जल, जंगल, भूमि, खनिज भंडार, खदानें और इसके साथ साथ और भी हैं, तो उसका बंटवारा क्या है, सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, समाज में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग क्या हैं, बहुत ही गरीब हैं। गरीब लोगों के पास इतना काम और पैसा नहीं होता कि अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। उनके बच्चे भी पढ़ने के दिनों में सोमारो की तरह काम पर लग जाते हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को आसानी से या उन्हें पढ़ा सके। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोमारो की पास स्थिति भी वैसी होती है क्योंकि वो अपने खर्चे के लिए उन्हें क्या है, अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है अपने माता पिता की तरह है। तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या है, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाने को ही क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ जो सोमारो था वो क्या है, उसकी आयु भी क्या है, बहुत
कम थी। तो छोटे बच्चों को काम करवाने को ही क्या कहा जाता है? बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम के अलावा बच्चों के जीवन से जुड़ी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किए बिना बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। तो बाल श्रम के अलावा क्या है, बच्चे के जीवन में और भी जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती है जिन्हें पूरा किए बिना बच्चों का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों में बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई है, जो किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और उनका सही तरीके से विकास हो सके। विभिन्न देशों के बीच बाल अधिकार के बारे में होने वाले समझौते में यह कहा गया है कि युद्ध जैसे संकट वाली स्थिति में भी बाल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पे जो देश के बीच में जो बाल अधिकारों के बारे में कहा गया है, ये समझौते से यह कहा गया है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति भी अगर इस पर तब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में भी जो बाल अधिकार हैं उनकी भी क्या करनी है? बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, या उनकी सुरक्षा या जो विकास है वो उनके लिए होनी चाहिए। भारत में भी राष्ट्रीय राज्य स्तर पर बाल अधिकार आयोग बनाए गए हैं। तो ये भारत में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रीय तथा फिर राज्य स्तर पर भी बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया है या बनाया गया है। बाल अधिकार आयोग का कार्य बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन से रोकना है। बाल अधिकार किसको यहाँ स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि यह कार्य जो बाल अधिकार आयोग के द्वारा कहा गया है कि बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है, उनके साथ गलत होने से रोकना है, उनके विकास को बढ़ावा देना है। यह उल्लंघन सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हो या सरकार स्वयं कर रही हो। बाल अधिकार आयोग विशेष रूप से बच्चों पर होने वाले क्या है? हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रय विक्रय तथा उनके श्रम के शोषण जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से क्या करना है? ध्यान केंद्रित करता है। जो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस तरीके से बाल अधिकार आयोग विशेष रूप से बच्चों की देखरेख में उनके अधिकारों से संबंधित होने वाली जो भी अधिकारों दिए गए हैं वो उन्हें वो अधिकार या वो सुविधा उन्हें मिले। तो बच्चों पर होने वाली जो हिंसा है उसको क्या करना है? रोकना है। उनकी स्वस्थता पर ध्यान देना है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है, जो क्रय विक्रय है, लेन देन है, तथा उनके साथ जो श्रम के शोषण है, काम करवाने के जो शोषण जैसे जो मुद्दे हैं उन पर क्या है? विशेष ध्यान केंद्रित करता है, ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरीके को कोई भी गलत ना हो। बाल अधिकार आयोग समय समय पर अधिकारों की स्थिति के विषय में क्या करते हैं? प्रतिवेदन जारी करता है और सभी संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी देता है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके से गलत शोषण या जो हम यहाँ पे ऊपर पढ़े जिस लाइन में, तो वो क्या करते, विशेष तौर से उनकी जानकारी एकत्र करते हैं कि कहीं किसी बच्चे के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। तो समय समय पर इसकी जानकारी बाल अधिकार आयोग क्या है? लेती रहती है। यहाँ पता छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग A34 सेक्टर 1 शंकर नगर निगम जोन कार्यालय पानी टंकी के पास रायपुर, जो कि यहाँ की जानकारी दी गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। अब आगे देखते हैं अधिकारों के बदलते संदर्भ में लोकतंत्र का अधिकारों के साथ क्या है संबंध। हमने अधिकारों की चर्चा करते हुए शुरुआत में कहा कि अधिकार मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की अवधारणा या विचार में बदलाव के साथ बदलते रहते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अधिकार से संबंधित किस तरीके से कि मनुष्य के जीवन की जो भी आवश्यकता है या जो अवधारणा है, विचार है, वो क्या करना है, उसके बदलते के साथ क्या है, स्वरूप भी बदलते रह रहे हैं। तो
मनुष्य को जो अधिकार जो दिए गए हैं, उन अधिकारों को संरक्षण भी कहें, और जो अधिकारों के बदलते स्वरूप हैं उसमें बदलाव भी बदलते रहते हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जीवन में के बहुत से बिंदु समय समय पर समाज और मानव जीवन में महत्व हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में इसी वजह से अधिकारों के संदर्भ पिछले कई दशकों में बदले हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के कई देशों में खेलों के अधिकारों को बच्चों के मूल अधिकार के रूप में लिया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि यूरोप की स्थिति को बताया कि यूरोप के कई देशों में क्या हुआ है कि खेल के अधिकार जो है बच्चों से संबंधित, उनको उनके खेलने, शारीरिक विकास में, साथ ही साथ उनके जो भी बौद्धिक क्षमता है उसे भी बढ़ावा देने में भी, तो अधिकारों को मूल अधिकार के साथ उसे क्या किया गया है, स्वरूप में उसे स्वीकार किया गया है। इसी तरह बहुत से देशों में विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए कुछ खास अधिकार की व्यवस्था की गई है। विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए, जो ऐसे लोग जो कहना चाहिए कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों के लिए भी उनके अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारत में भी विशेष अधिकार वाले लोगों के लिए PWD अधिकार अधिनियम सन 1995 को पारित किया गया है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए क्या, शिक्षा, नौकरियां तथा पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा में भी उन्हें महत्व दिया गया है, और साथ ही नौकरियों में भी, और साथ ही पुनर्वास मतलब आवास जैसी जो सुविधाएं दी गई हैं, उन सारी चीज़ों के भी उन्हें विशेष तौर से उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी तरह आज से 50 वर्ष पूर्व शायद यह कल्पना करना संभव नहीं था कि बच्चे के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी। ये पहले इस तरह जो आज से पहले 50 साल पहले की अगर कल्पना की जाए तो यह करना संभव नहीं है कि बच्चों के लिए क्या है, विशेष अधिकारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। पूरी दुनिया तथा भारत के लगातार बढ़ते हुए बाल श्रम की वजह से सन 1986 में भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाए। जो 1986 में जो बाल श्रम है, मतलब इसको रोकने के लिए क्या है, अधिनियम बनाए गए। इसका उद्देश्य क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक माने जाने वाले कामों में लगाए जाने पर रोकना था। मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, उस जगह पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर जाने से या काम करवाने से रोकने के लिए बनाए गए थे। जन सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 को भी अधिकारों के बदलते संदर्भ और अधिकारों के बढ़ते दायरे के रूप में देखा जाता है। आज से 30-40 वर्ष पहले शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी और ना ही सोचा होगा कि जन सूचना अधिकार जैसे कोई अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे। मतलब पहले ये कल्पना ही नहीं की गई थी कि ऐसे भी अधिकार होंगे जो कि जन सूचना अधिकार जैसे जो कि अधिकार जो देश के नागरिकों को भी प्राप्त हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इन अधिकारों की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि बहुत से लोगों ने पाया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उनसे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी ठीक ढंग से नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। जब लोगों या जब अधिकार से संबंधित जब यह आवश्यकता महसूस की गई कि लोगों के साथ जो विभिन्न क्षेत्रों पर क्या है, उन्हें सही तरीके से या सही ढंग से उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उस स्थिति में क्या किया गया कि लोगों को सही तरीके से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें सही ढंग से उन्हें जानकारी प्राप्त हो और इसका लाभ वो भी उठा पाए। चाहे राजस्थान के लोगों की न्यूनतम मजदूरी की सही दर का मामला हो या किसी ग्राम पंचायत को सरकारी योजना से प्राप्त होने वाली राशि का मामला हो, या ऐसे कई मामले में लोग जानकारी के अभाव में कई लाभों से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो ये चाहे कहीं की भी स्थिति हो, तो लोगों से जो न्यूनतम मजदूरी की सही दर जो
निर्धारित की गई है उस दर के आधार पर, जो कि न्यूनतम दर के सही दर का मामला हो या फिर किसी ग्राम पंचायत की क्या हो, सरकारी योजनाओं के से प्राप्त होने वाली राशि का कोई भी मामला हो। तो ऐसे कई मामले जो लोग क्या है जानकारी के अभाव में अपने लाभों से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अतः धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ने लगी कि देश के लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह कैसे हुआ, इसे हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। तो ये आगे है, जब आप लोग क्लास 10th में आ जाएंगे तो उसके बारे में एक पढ़ेंगे सही विस्तार से, कि जब लोगों को अपने अधिकार से संबंधित उसका लाभ लेने के लिए धीरे धीरे क्या है उसको बढ़ावा दिया जाने लगा। लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ने या अपने हक के लिए उन्हें जोर देने लगे, जिससे कि वो अपने अधिकारों से संबंधित या सूचना का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, इससे संबंधित वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। पिछले कई वर्षों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा कई प्रदेशों में उच्च न्यायालयों ने अलग अलग मुकदमों में कई विषयों के व्याख्या मौलिक अधिकारों से क्या कर दी गई, जोड़कर की गई। न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए जिनसे कई विषयों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ जोड़कर देखा गया है। न्यायालय ने माना कि पीने के स्वच्छ पानी, प्रदूषण रहित वातावरण, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति व शिक्षा जैसे विषयों को जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। किसको, मौलिक अधिकार के साथ इसे जोड़ करके, कि किस तरीके से एक न्यायालय ने माना कि पीने के स्वच्छ पानी, चाहे प्रदूषण रहित वातावरण हो, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति तथा शिक्षा जैसे विषयों को जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ उसे जोड़कर देखा जाना चाहिए कहा गया है। उदाहरण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1992 में मोहिनी जैन व कर्नाटक सरकार के बीच चल रहे मुकदमे के निर्णय लेते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्ति के विषय को जीवन जीने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए कहा गया है, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य अपना जीवन सम्मानजनक सही ढंग से क्या कर सकता है, जी सकता है। अगर वो सही शिक्षा प्राप्त होगा या शिक्षा की जो महत्वता है उसके विषय में जान पाएगा, तो वो अपने जो जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो सही तरीके से वो जी पाएगा, सही तरीके से निर्णय ले पाएगा, अपने आप को विकास या बढ़ावा आगे दे सकता है। तो इसको भी क्या है, मूल अधिकारों के साथ उसे जोड़ करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होगा कि मनुष्य अपने शिक्षा प्राप्त होगा तो जो उसका जीवन स्तर है वो सही ढंग से शुरुआत हो पाएगा, जीवन में क्या होगी, प्रगति वो कर सकता है। इसी आधार पर संविधान के 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में संशोधन मतलब उसमें परिवर्तन किए गए, सुधार किए गए 2002 में, के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संसद द्वारा क्या किया गया, उसे पारित किया गया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि समाज द्वारा की जाने वाली यदि कोई मांग उचित या सार्वजनिक हित में हो तो संसद या न्यायालय उसे कानूनी द्वारा पारित करके अधिकार के रूप में मान्यता देती है। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जो मौलिक अधिकार है उससे जीवन को या फिर कई आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे पानी पीने के स्वच्छ पानी, प्रदूषण रहती, इस तरीके से आदि बहुत सारी चीज़ें, उसको क्या मौलिक अधिकारों के साथ उसे जोड़ करके देखा जाना चाहिए। तो इस सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आगे वाली लाइन में देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसके लिए समाज के द्वारा की जाने वाली कई मांग, मतलब जो मांग की उचित मांग के साथ तथा सार्वजनिक क्या हो, हित में, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए सही हो, तो उस स्थिति में क्या है, संसद तथा न्यायालय उसे क्या कर सकती है, कानून पारित करके उसको किसके साथ जोड़ सकती है, अधिकारों के रूप में उसे मान्यता प्राप्त या मान्यता देते हैं। अब आगे देखते हैं आज के लोकतांत्रिक दौर में, जो आज हम सभी जानते हैं कि ये जो क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो इस स्थिति में कहा गया है कि लोकतांत्रिक दौर में जहाँ प्रत्येक देश अपने आप को
क्या है, लोकतांत्रिक कहलवाना चाहता है। अधिकार नागरिकों के सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जो अधिकार है वो क्या है, नागरिकों के सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, बीच का एक माध्यम या जरिया है जिसको कहते हैं। शासन के निकायों के अलावा ऐसे बहुत से सार्वजनिक संस्थाएं व संगठन बनाए गए हैं जो नागरिकों के अधिकारों को लागू करवाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जो कि किसके द्वारा, शासन के निकायों के द्वारा के अलावा शासन के निकायों के अलावा ऐसे बहुत सारे हैं जो सार्वजनिक संस्थाओं के अंतर्गत और संगठन क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो क्या है, नागरिकों को अधिकार को लागू करवाने में या लागू करवाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आज भी दुनिया के कई देशों तथा भारत के अनेक नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। लोगों के जीवन की बदलती तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों के द्वारा नए नए अधिकारों की क्या की जा रही है, मांग की जा रही है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो आज की दुनिया है या कई देश तथा भारत के अनेक नागरिक क्या चाहते हैं कि नागरिकों को क्या है, कुछ अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। तो नहीं हुए हैं। लोगों के जीवन की बदलती और बढ़ती हुई जो आवश्यकता है या मांग है उसके अनुसार क्या है, नए नए अधिकारों की मांग क्या की जा रही है, मांग की जा रही है जो मनुष्य से संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित है। इसी वजह से अधिकारों का दायरा क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो उसका क्षेत्र है वो कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी भी लोग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके, सही तरीके से प्रगति कर सकें, विकास कर सके। तो इसके लिए वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है। यहाँ नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अधिकारों के महत्व को समझें। यहाँ पे ये बताया गया है कि नागरिकों की जो जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक नागरिक की, वो क्या करे, अपने जो भी अधिकार हैं उसके अधिकारों के महत्व को समझे तथा अपने अधिकारों को हासिल करने की या उसे प्राप्त करने की क्या करे, वो कोशिश करे। नागरिकों का अधिकारों के लिए सजग रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी सरकार निरंकुश व तानाशाह न बन सके। तो नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए हमेशा क्या करना है, जागरूक रहना है, जानना है अपने अधिकारों को, किस तरीके से अपने अधिकारों को कहाँ, किस जगह और किस तरीके इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो महत्वता है उसे समझना होगा, ताकि क्या हो सके, कोई भी सरकार निरंकुश जो तानाशाह या अपनी इच्छानुसार शासन उस पर ना कर सके। इसके लिए तो हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त की है। यहाँ बताया गया है पता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक CGPO कॉम्प्लेक्स INA नई दिल्ली। फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे दिखाया गया है जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, आपके जीवन में सूचना के अधिकार का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा कीजिए। आप लोगों को स्वयं इसके बारे में आप लोग सोचिए, समझिए कि जो मौलिक अधिकार या विश्वव्यापी रूप मानव अधिकार है। आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।